का एक महत्वपूर्ण भाग वर्ण विचार देखेंगे। वर्ण विचार। वर्ण विचार पर जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि वर्ण क्या है। वर्ण क्या है? तो वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या है? मूल ध्वनि। हम जितना भी ध्वनि बोलते हैं, जो एक स्वर तंत्र है, उसमें जब रुकावट पैदा होती है तो ध्वनि पैदा होता है। तो जो ध्वनि पैदा होता है सारा मूल ध्वनि नहीं है। हम जो भी बोलते हैं उसमें बहुत सारी अशुद्ध ध्वनियाँ, मतलब मिश्रित ध्वनियाँ आती है, लेकिन उस ध्वनि में जो मूल ध्वनि होगा, मूल का मतलब जड़, जो मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे एक हम लोग राम देखते हैं। राम क्या है? एक शब्द है। अब राम शब्द में देखिए क्या क्या वर्ण है। र, र, आ, म, अ, ये है र, आ, म, अ, राम। र का टुकड़ा और नहीं हो सकता है, आ का टुकड़ा नहीं हो सकता है, म का टुकड़ा नहीं, म का टुकड़ा नहीं, म में अ, जैसे हम बोलते म के साथ अ आता है, तब होता है म। र के साथ आया राम। जैसे अब इसमें आप देखिए तो ये सारा क्या है? ये वर्ण है, ये वर्ण है, ये वर्ण है और ये वर्ण है। तो वर्ण मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अब इस वर्ण पर अगर हम लोग विचार करें तो वर्ण के एक स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण, वर्ण का एक भेद करें तो क्या है? स्वर वर्ण। स्व मतलब अपने आप, जो वर्ण स्वयं बोला जाए बिना किसी सहयोग के, वह वर्ण, वह वर्ण जो बिना किसी की मदद से उच्चारित हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी ये दूसरे की मदद से, वह वर्ण जो बिना किसी दूसरे की मदद से या बिना किसी की मदद से उच्चारित हो, उसे क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण। वह स्वयं उच्चारित होता है, दूसरे का मदद नहीं लेता है। स्वर वर्णों की संख्या देख लीजिए, 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए,
ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 जो है वह क्या है? स्वर वर्ण है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? ये 11 है। अब जैसे इसको हम अ को मात्रा में ऐसा लिखते अ का मात्रा, आ का मात्रा ऐसा है। अ को मात्रा के रूप में नहीं लिखते, हर्षई को ऐसे मात्रा के रूप में, दीर्घई को ऐसे मात्रा, हर्षऊ दीर्घऊ को ये मात्रा, और री को ऐसा मात्रा में लिखते हैं। ए का ये मात्रा है, ऐ का ये मात्रा है, ओ का ये मात्रा है और औ का ये मात्रा है। जैसे एक उदाहरण देते लिखते हैं हम लोग, जैसे कृष्ण देखते हैं तो क में ये री लगा तो री कृष्ण, इसमें ये री का प्रयोग होता है, तो इसलिए इसके नीचे ये जो लिखते हैं क्या है? री। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। और वो कौन कौन सा है ये देखना जरूरी है। ये सारे स्वर वर्ण हैं। अब इसमें 2 वर्ण ऐसे हैं जिनको हम लोग अयोगवाह कहते हैं। पहले व्यंजन को देखते हैं, व्यंजन वर्ण, उसके बाद अयोगवाह वगैरह की तरफ जाएंगे। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 11। अब देखिए हम लोग व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण वह वर्ण जो दूसरे स्वर वर्ण की मदद से, स्वर्ण वर्ण की मदद से उच्चारित हो, उच्चारित हो, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यंजन वर्ण। अब जैसे इसमें क वर्ग आता है व्यंजन में, क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, ये 5। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, ये 5। त वर्ग में त, ठ, ड, ढ, न, इसकी संख्या 5। प वर्ग प, फ, ब, भ, म, इसकी संख्या 5। पहले त वर्ग लिखते हैं, त, थ, द, ध, न, इसकी संख्या 5। अब प वर्ग प, फ, ब, भ, म, इसकी संख्या 5। 1 2 3 4 5, ये हो गया 25। अब अंतःस्थ, अंतःस्थ व्यंजन, य,
र, ल, व, इनकी संख्या 4। अब उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन ये तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, इसकी संख्या 4। तो 25 और 8 ये हो गए कितने? 33। तो जो व्यंजन वर्ण है उनकी संख्या क्या है? ये स्वतंत्र व्यंजन है। क वर्ग यानी क ख का, च वर्ग च छ का, ट वर्ग त थ का, त वर्ग त थ का, प वर्ग प फ का, अंतस्थ का मतलब हुआ जिसको हम लोग अंदर ही उसका उच्च य, र, ल, व, इसका उच्चारण अंदर ही हो जाता है, ये 4 है। और उष्ण, ये जब तालब श, श, स, ह ये जब उच्चारण करेंगे तो मुंह से हमारा गर्म हवा निकलता है। ये चारों वर्ण ऐसे हैं जिसका उच्चारण करेंगे तो मुंह से गर्म हवा निकलता है, इसलिए इसका नाम पड़ा उष्ण। उष्ण मतलब गर्मी वाला। तो ये उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 4। तो टोटल ये वर्ण जो शुद्ध वर्ण है, व्यंजन वर्ण शुद्ध, वो कितने हैं? 33। अब इसमें जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन यानी यह स्वतंत्र नहीं, इसमें मिला हुआ है। जैसे अक्ष, त्र, अक्ष, त्र, ज्ञ और य, अक्षत्र, ज्ञ है स्त्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन है। अक्ष संयुक्त व्यंजन कैसे है? तो क और श की संधि है। तर क्या है? त और र का जोड़ है। ज्ञ क्या है? ज्ञ य और य का जोड़ है। ज्ञ और र को करे तो स्र, ज्ञ, ज और य, ज्ञ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं ये 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन है, मिला हुआ व्यंजन है ये। अब देखिए कितना है ये? 4, 33 और 4 कितना हो गया? 37। और स्वर वर्ण अभी हम लोग कितना देखे? 11। तो 37 और 11 कितना हो गया हम लोगों का? टोटल वर्ण का संख्या 37 और 11 48। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें आगत वर्ण। ये आगत वर्ण क्या है? आगत वर्ण, आगत वर्ण उसको कहते हैं, आगत मतलब आया हुआ। जैसे हिंदी एक बहुत विशाल विषय है और इसका वक्षस्थल भी विशाल है। जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियां समाहित हो जाती है, ऐसे हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें जो दूसरे भी विषय के शब्दों को अपने में समाहित करता है। तो जैसे अभी हम लोग एक शब्द आगत शब्द में आता आ, जैसे हम लोग इसका मूल रूप से अंग्रेजी में प्रयोग, जैसे कॉलेज, नॉलेज। तो ये जो आ है ये आगत है, आगत शब्द है, वर्ण है आ। उसके बाद ज, एक तो ज होता और एक नुक्ता लग जाता है तो होता ज, जैसे जफराबादी, ज, इसको ज ऐसा उच्चारण करते हैं, नुक्ता लगता है। उसके बाद एक क्या है हमारा? ये
रॉ, रॉ। अंग में यहां पर बिंदु लगेगा और रॉ में नीचे, ये थोड़ा सा अंतर है। उसके बाद क्या है, जैसे एक है ढ और एक क्या है फ, फ, फजल, फजल ऐसा बोलते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 क्या हो गया, आगत वर्ण। और उसके बाद अयोगवाह 2, अयोगवाह, अयोग वाह। अयोग वाह का मतलब क्या हुआ, अयोग जो जुड़े नहीं लेकिन वाह करे, प्रवाह करे, जैसे वो है अंग और आह, अंग और आह, ये दो जो है क्या है, अयोग वाह है, जो कि क्या करता है, किसी के साथ जुड़ता नहीं है, स्वर के साथ नहीं, व्यंजन के साथ नहीं, लेकिन ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए वाह करता है, अर्थ को देता है। और इसका मूल रूप से संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होता है अह का। तो अब हम लोग टोटल अगर जोड़ें तो स्वर वर्ण, स्वर वर्ण कितने हो गए 11, इधर व्यंजन कितने हो गए 33, संयुक्त व्यंजन कितने हो गए 4, और आगत वर्ण कितने हो गए 5, और अयोगवाह कितना हो गया 2। तो 3 1 4 4, 8 5 13 14 15 के 5, 3 1 4 1 5, 55। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई 55, कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई 55। तो इस प्रकार से ये जो है वर्ण हम लोग देखते हैं। अब आगे इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका उच्चारण किस किस प्रकार से होता है। उच्चारण के लिए ये बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग देखेंगे कि जैसे अ, आ, आ जो आगत है, और विसर्ग, उसके बाद ह और क वर्ग, इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। ओ आ,
आ विसर्ग, जैसे आप बोलते हैं राम, तो क्या बोलते हैं ह का उच्चारण, अह का उच्चारण भी, अह का उच्चारण आप कंठ से करेंगे ह। और जितने भी कवर्ग हैं ये सारे कंठ से बोले जाते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 और ये कवर्ग के क ख ग घ अंग, कवर्ग में ये कौन कौन आ गया, अभी हम लोग पढ़े हैं क ख ग घ अंग, ये सब कवर्ग में आते हैं। तो ये 10, 5 इधर, 6 7 8 9 10, ये 10 जो है इसका उच्चारण कंठ से होता है। कंठ के बाद नीचे आते हैं तो क्या आता है, तालु। तो जैसे तालु में चवर्ग आता है, च छ ज झ य, ये 5, और उसके बाद हर्षई दीर्घई, हर्षई दीर्घई, उसके बाद य और तालव्य श, य और तालव्य श। ये टोटल हो गए कितने, 9। ये 9 का उच्चारण तालु से। आप बोल के देखिए च, तो कंठ के बाद जैसे ही ये तालु में जीव सटेगा, च छ ज झ य, ई य स, इसलिए इसका नाम पड़ा तालव्य श, क्योंकि इसका उच्चारण किससे हो रहा है, तालु से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, तालव्य श। और उसके बाद क्या है, मूर्धन्य श, उसके बाद क्या है, मूर्धन्य श। तो ताल, उसके बाद मूर्धा, तो मूर्धा में आ जाता है हम लोग का टवर्ग, ट ठ ड ढ न, ये 5, ये 5 हो गया मूर्धा। उसके बाद री, ये भी हो गया मूर्धा। मूर्धा का मतलब क्या हुआ, दांत के पीछे जो मांस उठा हुआ है, और तालु के बाद आप ट मारिएगा, ट, देखिए ट यहां पर उच्चारण होगा, दांत के पीछे वाला मांस वाला है, ट ठ ड ढ न री। और री के बाद एक र और मूर्धन्य श, मूर्धन्य श, ये क्या है, मूर्धा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना हो गया, इसका उच्चारण स्थान 8। अब दंत से, ये हो गया मूर्धा से, अब त थ द ध न, ये सब दांत से, देखिए त थ द ध, सबको दांत में जीभ मारना पड़ता है तब इसका उच्चारण होता है। और एक होता है ल ल ल, और उसके बाद एक दंत स, नाम से ये दंत स, इसकी संख्या क्या हो गई, 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी संख्या क्या हो गई, 7। ये 7 उच्चारण होने वाला क्या है, दंत। अब ओठ से, ये हो गया दंत से, दंत से, दांत से। अब क्या है, ओठ से,
यानी ओष्ठ से। तो ये हो गया प, फ, ब, भ, म, दोनों ओठ जब लड़ेगा तब इसका उच्चारण होगा प, फ, ब, भ, म। और उसके बाद प, फ, ब, भ के बाद आ जाएगा आपका उ और ऊ, हर्षऊ और दुर्गऊ। ये दो का उच्चारण इससे होगा। कितना हो गया? 6। थोड़ा नंबर पर ध्यान दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6 यहां तक आप अगर एक आध भूल भी जाएंगे तो ये नंबर आपको याद करा देगा कि सबसे हाईएस्ट 10 से शुरू होता है। अब देखिए ओठ के बाद नासिका, नासिका से यानी नाक से। नासिका से कौन कौन है? अंग, इसमें ये दो तरीका है, एक चांद बिंदु और एक अनुस्वार। ये दोनों अंग, जैसे आंख बोलते हैं और अंग बोलते हैं। आंख बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा नाक का प्रयोग ज्यादा होता है, इसमें थोड़ा सा कम होता है। तो ये जैसे आंख पूरा उच्चारण हुआ नाक का ज्यादा, ये अंग उच्चारण नाक का है लेकिन थोड़ा सा कम दबाव है। तो ये दोनों नासिका से और एक मूर्धन्य न, न और म और एक अंग और एक य। ये सारा क्या है? नासिका। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 तक ठीक है। जहां तक कंठ से लेके मेन अंग तक जो आए तो वहां तक ठीक है। अब देखिए इसका क्या हो गया, ये नाक से इसका उच्चारण होता है। अब आइए दो दो अंग मिलकर के जो उच्चारण करते हैं उसको देखिए। दो दो अंग मिलकर के, जैसे कंठ और तालु से, कंठ और तालु मिला के ए और ए का, कंठ और प्लस तालु, कंठ प्लस तालु, ए और ऐ, ये दो कंठ और तालु से। फिर कंठ और ओष्ठ से, कंठ और ओष्ठ से ये क्या होगा? ओ औ, ओ औ। क्योंकि देखिए अगर इसमें ऐसा क्यों लिखा गया थोड़ा समझ लें, हम लोग फिर लिखेंगे। ओ औ कंठ तो है ही, और अगर आप ओठ का आकार नहीं करेंगे तो ये ओ और औ का उच्चारण नहीं होगा। कंठ ए, यहां पर कंठ तो है ही, साथ में तालु का भी ए ऐ, तालु के पास भी जाता है। तो ये दो कंठ और ओष्ठ का, और उसके बाद दांत और ओष्ठ में आता है व और फ। व का उच्चारण, व का उच्चारण, फ का उच्चारण दांत, दंत प्लस कौन? ओष्ठ। व और फ, ये दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ।
इतना उच्चारण अगर हम लोग देख लें तो उच्चारण स्थान हम लोगों से नहीं छूटेगा। क्या है? जैसे एक तरफ से अंक से चले, क ख कंठ से, फिर कंठ के बाद तालु, क ख के बाद क्या पढ़ते हैं? च छ, फिर उसके बाद ट ठ, उसके बाद क्या? त थ, फिर ओठ से प फ, तो ये, और उसके बाद जैसे इसमें देखते हैं अलग क्या क्या है, तो अ आ विसर्ग ह, अ आ विसर्ग ह, आ और एक आता है आ, ये आगत जो वर्ण है। तो ये क्या हो गया? इसमें 10, उसी तरह हर्षई दीर्घई य और तालव्य श, ये क्या हो गया? तालु से, फिर य के बाद र हो गया मूर्धा से, ल क्या हो गया? दांत से, और वो क्या हो गया? व दंत और ओष्ठ से। इस उच्चारण स्थान को याद करना बहुत जरूरी है और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसको आप देख लें और फिर हम लोग जो है इसके लिए जब एग्जाम लेंगे तो फिर इसको और भी ज़्यादा हम प्रिपेयर कर लेंगे।